नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में। दरअसल चिंता में सब है, बीजेपी और कांग्रेस। कल की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पर उनके कैबिनेट के बैठक भी हुई और उसमें सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मंत्रिमंडल के सदस्यों को भोपाल में हाजिर रहने के निर्देश भी थे। बैठक में क्या हुआ ये तो अंदर की बात है, लेकिन कहा यह जाता है कि इसमें चिंता इस बात को लेकर है कि जो विधायक और खासतौर से मंत्री हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा है। अगर आने वाले दिनों में उनके हालात में सुधार नहीं हुआ तो फिर टिकट कट भी सकते हैं। ये भले ही ऊपर ना बताया गया, लेकिन अंदर खाने की बात जो छन कर आ रही वो यही है। दूसरी खबर ये कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कमर कस दी है। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद मध्य प्रदेश में लौटे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अब कांग्रेस की उन सीटों का दौरा कर रहे हैं जहां पिछले चुनाव में कांग्रेस को पराजय मिली है, यानी वो 230 सीटों का दौरा करेंगे। पिछले चुनाव को अगर याद करें तो 2018 में दिग्विजय सिंह ने पंगत में संगत एक कार्यक्रम किया था, कार्यकर्ताओं में एकता लाने के लिए, उनकी नाराजगी दूर कर उनको सक्रिय करने के लिए। उसमें खासी सफलता हासिल हुई थी। इसी के चलते कांग्रेस ने भाजपा से बढ़त बनाई थी और बाद में कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार भी बनी थी। लोग कहते हैं कि 2018 के बाद आज जो स्थिति है वो कांग्रेस के लिए पहले से मुफीद है और भाजपा के लिए दुष्कर है। इसी पर हम बात करेंगे कि चिंता में सब है। कांग्रेस सरकार में लाने के लिए चिंतित है तो बीजेपी सरकार बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल देवदत्त दुबे जी, संदीप पौराणिक जी, और स्टूडियो में रहेंगे हमारे साथ हमारे पत्रकार साथी आशीष दुबे जी। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने के पहले शिव सरकार के मंत्री विजय शाह और नरोत्तम मिश्रा के क्या ख्याल है ये सुन लेते हैं और फिर करेंगे चर्चा शुरू। मुख्यमंत्री जी ने अभी जो हमारी विकास यात्रा चल रही है उस विकास यात्रा के जो भी रिजल्ट्स हैं उसके लिए हम अलग से मीटिंग भी करेंगे और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है और आने वाले समय में हम लोग सब मिला करके जो नई योजना हम लेके आ रहे हैं जिसका मध्य प्रदेश में बहुत उत्साह है। केवल हमारी जो यात्रा है उस यात्रा में हम जनता का कल्याण और जनता के कल्याण को अभी ये पार्ट 1 है और ये अपने के बाद जो हमारा बजट होगा, बजट के बाद पार्ट 2 फिर चला। जो समस्याएं हैं, जो आवेदन निराकरण नहीं हुए हैं किन्हीं कारणों से, उनको हम बजट में लाने का प्रयास करेंगे और जो बजट के बाद भी रह जाएंगे, बजट के बाद फिर हम उनको फॉर्म हम भरा करके दूसरी फिर आने वाले 2 साल में कोई एक गांव भी नहीं छोड़ेंगे कि जहां हमारी बहनों को हैंडपंप से पानी पीना पड़े। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और अच्छी बात हम करें और छोटी बात आती है उसको समाधान धीरे धीरे करें। पहले ही कहा गया था कि विकास यात्रा को लेकर समीक्षात्मक बैठक है, काफी उत्साहजनक हमारी यात्रा पूरे प्रदेश के निकल रही है। सारे मंत्रियों ने अपने स्वयं के जिले और प्रभार के जिले दोनों के बारे में जो बताया, काफी उत्साह। 2-3 चरणों में पहले जो 83 लाख के लगभग जो आए थे मांग पत्र, और अभी जो गांव के अंदर जा के सम्मानित विधायकगण, सम्मानित सांसदगण, सम्मानित मंत्रीगण जिस तरह से सीधा जनता को, हितग्राही को लाभ दे रहे हैं, प्रमाण पत्र दे रहे हैं, उससे वातावरण काफी उत्साहजनक है। ये सारी चर्चा विस्तार से विकास यात्रा की हुई। तो हमने सुना किस तरह से मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार के मंत्री विजय शाह और नरोत्तम मिश्रा कल हुई बैठक के बारे में बता रहे थे। विजय शाह ने तो साफ तौर से कहा है कि अब ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जहां हैंडपंप का पानी नहीं पहुंचेगा या पेयजल नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के पास लगभग 56,000 करोड़ रुपये इस मद में आने वाला है। बजट में भी इसका उल्लेख किया जाएगा। तो कुल मिलाकर बजट पर सबकी निगाहें कि बजट के बाद फिर एक और विकास यात्रा शुरू की जाएगी। चर्चा में हम लौटते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में है आशीष दुबे जी, स्काइप पर संदीप पौराणिक जी और देवदत्त दुबे जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संदीप जी आपसे। बीजेपी की अपनी चिंताएं सरकार में वापसी करने की, पिछली बार वो वापसी करते करते रह गई थी और कांग्रेस से सरकार बना ली थी, लेकिन बीच में उलटफेर हुआ और कमलनाथ की सरकार चलेगी और बीजेपी सरकार में आ गई। लेकिन जो सीन पुराना था वो ये था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे और उनकी टीम भी लगभग वही थी। सिर्फ सिंधिया के वो 10 समर्थकों की बात करें जो
कमलनाथ सरकार में मंत्री थे, बाद में वो शिवराज सरकार में भी मंत्री बने। आपकी राय कि चुनाव को लेकर चिंता में सब, तो ये चिंता चिता समान होगी या इसमें बेड़ा पार हो जाएगा? आपकी राय? देखिए राघवन जी, ये बात बिल्कुल सही है कि इस बार का चुनाव 2018 के चुनाव से भी कठिन चुनाव रहने वाला है। दोनों राजनीतिक दल इसको मान के चल रहे हैं कि ये चुनाव आसान नहीं है। बड़ी वजह भी है। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस में सीधे तौर पर नेता यह कहने भी लगे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से भी कह चुके हैं कि 23 का चुनाव हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है सियासी तौर पर, क्योंकि अगर ये चुनाव आप हारते हैं तो कार्यकर्ता फिर लगभग घर बैठने की स्थिति में आ जाएगा। मध्य प्रदेश में 18 का नतीजा, अभी भी उत्साह है कांग्रेस में, हम ये नहीं कह सकते हैं, कांग्रेस के नेता सक्रिय भी हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी से कोई नहीं नकार सकता। कल की जो बैठक हुई है बीजेपी की, उसमें भी ये बातें उभर के आई हैं कि जमीनी स्तर से जो फीडबैक आ रहा है वो अच्छा नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार के जो 30 मंत्री हैं उनमें से करीब 6 मंत्रियों का फीडबैक पूरी तरह नकारात्मक है और उन्हें हिदायतें भी दी गई है जो अंदर से छन के खबरें आई वो ये बता रही हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जो अच्छा खेल लेगा, जैसे मैदान में अपन कहते हैं ना कि अंतिम समय में जो बहुत अच्छा खेल लेगा उसकी जीत की संभावना बढ़ जाती है। वर्तमान दौर में कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों के लिए चुनौती बराबर की है। ये नहीं कह सकते कि अभी मैदान दोनों के लिए खुला हुआ है, हम ये कह सकते हैं एक तरफा मैच नहीं रहने वाला। यही कारण है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों के लिए अभी फिलहाल चिंता तो उसे चिता जैसी नजर तो आ ही रही। बिल्कुल, लेकिन मीडिया की मर्यादा है, हम तो आखिरी क्षण तक बोलेंगे कि मुकाबला बराबरी का है, कांटे का है। लेकिन सवाल यही कि जिस तरह से कांग्रेस में दिग्विजय सिंह मैदान में चले गए हैं, भाजपा के भी बड़े नेता और राज्य के नेता भी मैदान में गए, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ताओं से 1 to 1 वैसी बात नहीं की जैसी दिग्विजय सिंह कार्यकर्ताओं से कर रहे हैं, असंतोष को दूर करने की बात कर रहे हैं। देवदत्त जी, भाजपा में कहा जाता है कि जब उनकी बैठक होती थी तो उसमें कार्यकर्ताओं को पूरी बात कहने की आज़ादी होती थी और कार्यकर्ता अपने नेताओं से झगड़ा भी करता था, उनको सुझाव भी देता था, उनसे बहस भी करता था, और उसके बाद कुछ घंटों की माथापच्ची या विवाद के बाद वो बाद में पार्टी की राय को मानकर पार्टी को जिताने के लिए जुट जाता था। लेकिन अभी कांग्रेस में दिग्विजय सिंह ने जो 3 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया है, भोपाल की विधानसभा क्षेत्र के बाद वो आज हरदा में थे, हरदा में भी उन्होंने जिस ढंग से बातचीत की कार्यकर्ताओं से, उनके सामने कार्यकर्ताओं ने असंतोष जाहिर किया, विवाद की स्थिति भी बनी, दिग्विजय सिंह ने उसको संभाला। हमारा कुल मिलाकर कहना है कि ये सारी कोशिश से पहले भाजपा बहुत नीचे के स्तर पर करती थी, मंडल के स्तर तक उसके बड़े नेता जाते थे और उनका संवाद कार्यकर्ताओं से नेता और कार्यकर्ता की तरह नहीं होता था, बल्कि परिवार के मुखिया या परिवार के बड़े और परिवार के सदस्य की तरह होता था। वो चीज़ बीजेपी में कम नजर आ रही है। इसको लेकर आपकी क्या टिप्पणी? मैं फिर एक सवाल और आप तीनों से करूंगा कि कहा जाता है कि सरकार में 30 मंत्री हैं और 1+3 की अगर रेशो रखें कि एक मंत्री 3 सीट जिताने का अगर जिम्मा लेगा तो लगभग 120 सीटें वो संगठन ला सकता है, यानी उसकी सरकार बन सकती है। तो जब मंत्री खुद ही खतरे में होंगे तो फिर कैसे वो अपने साथ 3 विधायकों जिता कर ला पाएंगे? खुद की सीट खतरे में है, कार्यकर्ताओं से संवाद नहीं है। आपकी राय की ये जो चिंता सबकी है ये कहां तक जाएगी? अभी देखिए, उस समय था जब बीजेपी के पास साधन नहीं थे, सत्ता नहीं आई थी, तो कार्यकर्ता उसी के घर रुकते थे, नेता उसी के घर खाना खाते थे, वो अपनी दरी बिछाता था, वही अपना गेरू पेंट जो भी उससे लिखाई करता था। तभी देवतुल्य कार्यकर्ता कहा जाता था कि अपना सब कुछ निछावर करके और वो पार्टी के लिए करता था। उसको उम्मीदें थी, कुछ कार्यकर्ताओं को उन मुद्दों की उम्मीदें थी कि बीजेपी आएगी तो ये मुद्दे हल हो जाएंगे, और कुछ कार्यकर्ताओं को ये उम्मीद थी कि सरकार आएगी तो हमारी ये गरीबी दूर हो जाएगी, हमारे काम हो जाएंगे, हमारे रिश्तेदारों बहुत सारी चीजें, हमें भी कुछ पद मिलेगा, महत्व मिलेगा। तो उम्मीदें आखिर कब तक पालता कार्यकर्ता? 1 बार, 2 बार, 3 बार, इतने बार सरकार रही और कार्यकर्ता जैसी अपेक्षा किए था वो पूरी नहीं हुई। तो अब और इस दौरान ये भी हुआ कि जब आपको भीड़ जुटानी पड़ी तो आपने आंगनवाड़ी और पटवारी और ग्राम सचिव इनसे वर्षों में भरा के और साधन की तरफ हुआ, तो कार्यकर्ता का उपयोग भी नहीं कर पाए। तो उसी का नतीजा है कि अब किस मुंह से वो कार्यकर्ताओं के पास जाएं।
अभी जो विकास यात्राओं में इसलिए कई जगह विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इतने घुट्टी पिलाई गई है ठाकरे और प्यारेलाल खंडेलवाल के युग में कि अभी भी पुराने कार्यकर्ता कहते हैं कि ठीक है अब हमारी पार्टी है, जो भी है अच्छे काम कर रही, देश के लिए कर रही, कोई कहेगा हिंदुत्व के लिए कर रही, तो अभी भी कुछ मिल जाते हैं, लेकिन वैसे समर्पित कार्यकर्ता अब नहीं मिल रहे हैं, इसलिए कि इस दौरान उनकी अपेक्षाएं निराशा में बदल गई। और कांग्रेस पार्टी तो देख ही चुकी थी पिछली बार कि संगत में पंगत करके दिग्विजय सिंह ने मेल मिलाप कराए सब जगह, और उसी प्रयोग को 18 चूंकि सरकार में आ गए थे तो इस बार फिर वही प्रयोग कर रहे हैं। तो जब विपक्ष में होते हैं दल तो ये मोटी सी बात यही है कि तब कार्यकर्ताओं की याद आती है, चुनाव के समय आती है, और सत्ता में आने के बाद शायद ये राजनीति की विडंबना है कि वो पीछे चले जाते हैं। और बिल्कुल, लेकिन देवदत्त जी, दरअसल भाजपा में कार्यकर्ताओं को लेकर परसेप्शन बदल गया, धारणा बदल गई है। पहले कहा जाता था कि कार्यकर्ता उसकी शक्ति है। अब जो नई बीजेपी है, 4 बार से जो सरकार में है, लगभग 20 साल, 15 महीने अगर छोड़ दें कमलनाथ की सरकार के, तो 2003 के बाद 2023 लगभग 18 साल, 18.5 साल बीजेपी सरकार में है। इस 18 वर्षों में आशीष जी, कार्यकर्ताओं का जो रुतबा था, कार्यकर्ताओं का जो जिसे कहते हैं ना कि गुरूर था, वो कम हुआ है, और उसी के चलते ये कहा जाता है कि कार्यकर्ताओं की जरूरत कम बची है। अब पार्टी मैनेजमेंट सिलेक्शन जीत जाएगी, जैसा देवदत्त जी ने कहा कि अब सभा करने के लिए कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए एक मैकेनिज्म है जो काम करता है। और अफसरों ने भी सरकार में लंबे समय तक रहे मंत्रियों को ये बता दिया है कि आपको कार्यकर्ता की जरूरत नहीं, क्योंकि जो मंत्री हैं वो भी लीडर कम बचे, वो भी लगता है कि जैसे पुराने ज़माने में होती थी कि हुकूमत आपकी जिसे कहते हैं कि पुश्तैनी हुकूमत है। तो 20 साल की सरकार में 20 साल के जो मंत्री हैं या विधायक हैं 4 बार के, अब उनको लगता है कि कार्यकर्ता की ज़रूरत कम है, उनको चुनाव तो वो मैनेजमेंट से जीत जाएंगे। इसी को लेकर बीजेपी थोड़ा सा चिंता में ज़्यादा है, क्योंकि उसका तो संगठन ही उसकी शक्ति हुआ करता था। अब संगठन को लेकर कांग्रेस थोड़ी सी बढ़त बना रही है, आपकी राय? बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस ने कुछ इस तरह के काम किए हैं जिसमें लगता है कि उन्होंने संगठन को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश में कुछ हद तक कामयाबी पाई है। लेकिन इसके साथ दूसरी वजह ये भी है, कांग्रेस संगठन में इसलिए भी थोड़ी सी अभी मजबूत दिखने लगी कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो छोटे स्थानीय नेता हैं, उनमें सत्ता में वापसी की जो जिजीविषा है बहुत ज़बरदस्त है। कांग्रेस उसके बूते कुछ नए अपने प्लान तैयार कर रही है, अपने सत्ता में वापसी की कुछ संभावनाएं देख रही है, क्योंकि जो 15-17 महीने कांग्रेस की सरकार रही और उसके पहले 15 साल का स्ट्रगल रहा कांग्रेस का, तो वो 15 महीने में भले ही कांग्रेस को कुछ नहीं मिल पाया, कॉडर को, कार्यकर्ताओं को ज़्यादा ओबलाइज नहीं हो पाए, ज़्यादा चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी कांग्रेस का नेतृत्व भी जिम्मेदार है, क्योंकि बिल्कुल कमलनाथ कार्यकर्ताओं से और जनता से जुड़े लीडर नहीं है, बिल्कुल वो कॉर्पोरेट लीडर हैं, तो वो ना तो कार्यकर्ताओं से जुड़ पाए 15 महीने में और ना जनता से कनेक्ट हो पाए। जी बिल्कुल, कांग्रेस में क्योंकि कमलनाथ बाहर से आए हुए नेता थे, मध्य प्रदेश में बरसों बाद सक्रिय हुए थे या पहली ही बार सक्रिय हुए थे 2018 में, तो वो उनको कार्यकर्ताओं की बहुत ज़्यादा उस वक्त पहचान नहीं थी। बहुत सारे नेताओं के जरिए उस समय एकजुटता से कांग्रेस जीती थी। तो वो जो गलतियां हुई निश्चित तौर पर कांग्रेस और कमलनाथ और दूसरे लोग रियलाइज करते ही होंगे। तो वो, लेकिन उस 15 महीने 12 महीने के उस दौर के बाद कांग्रेस के अंदर जो मैं भी देखता हूँ कि बहुत एक उत्कट सी, एक अभिलाषा सी है कि वापस सरकार बने, किसी तरह से बने। तो वो इस चीज़ों को लेकर, और फिर कमलनाथ को आमतौर पर बहुत हद तक एक निर्विवाद भी माना जाता है, वो सारे गुटों में एडजस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए कांग्रेस की एक पूरी जो जाजम कांग्रेस ने बिछाई है वो ये है। बीजेपी के साथ समस्या ये है कि एक सत्ता में जब पार्टी लंबे समय रहती है तो उसमें निश्चित तौर पर कई तरह के दोष आ जाते हैं। बीजेपी उससे अछूती नहीं है, कांग्रेस भी जब लंबे समय रही तो उसमें भी कोई बुराइयां पैदा हुई थी जो बीजेपी में आई हैं। तो स्वाभाविक है कि नेता आगे चले जाते हैं, फिर कार्यकर्ता अपने आप को उपेक्षित समझते हैं। तो विकास यात्रा के दौरान जो कुछ हो रहा है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जो असंतोष जो सामने आ रहा है वो इसका प्रतीक है। तो ये असल में 20 साल के जो विधायक हैं जी और मंत्री, वो अपने आप में सामंत हो गए। बिल्कुल, उनको लग रहा है कि सत्ता स्थायी और वो इसी के लिए पैदा हुए हैं। बिल्कुल, अब वो ना हार सकते क्योंकि 4 बार से नहीं आते, इस बार भी जीतेंगे। जी तो वो जो उनमें सामंतवाद या राजशाही आ गई है, वो भी एक तरह से उनकी दिक्कत और कार्यकर्ताओं को परेशानी भी उनसे हो रही है। बिल्कुल है कि जो कार्यकर्ता होता है उसको जब वो लगता है कि उनके बीच का आदमी जाके इतना बड़ा हो गया, सामंतों की तरह उसका बर्ताव और उसके आसपास का ऑरा हो गया है, तो उसको तकलीफ होती है, परेशानी होती है। यही दूसरी पार्टियों में भी हुआ, यही बीजेपी में भी हो रहा है। बीजेपी एक ऑर्डर बेस्ड पार्टी होकर भी इन चीज़ों को
जो उसका कॉर्डर है, ये आखिरी के कुछ वक्त में जो बीजेपी उसको शायद मुझे नहीं लगता कि उस तरह से संभाल पा रही है जैसी 2013 में उसने संभाल रखा था, या 2008 में भी उसका काफ़ी करिश्मा बाकी था। तो अभी बीजेपी जो कर रही है प्रति विकास यात्रा या जो भी सब कुछ कर रही है, सर्वे वगैरह, तो ये फिर भी उसके लिए एक मौका है कि वो अभी कम से कम 8-9 महीने पहले उसे अपनी कमजोरी और कमी दिख रही है। दरअसल अब वैसे कोच नहीं बचे पार्टी के भीतर जी। हम पुराने भाजपा के नेताओं की बात करें तो वो संगठन को संभालना जानते थे। अब भाजपा में सब नए खिलाड़ी हैं, बिल्कुल, कोच भी नए हैं, कप्तान भी नया है, सब कुछ नया नया है। तो जो पुराना कार्यकर्ता है उससे उनका तालमेल नहीं बैठ रहा है। असल में संदीप जी, कार्यकर्ता तो सब पार्टियों के आपस में मिलते हैं, बीजेपी का कार्यकर्ता भी कांग्रेसियों से मिलता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मिलते हैं, जैसे कि कांग्रेस और भाजपा के नेता आपस में मिला करते हैं। तो भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो कितना संतुष्ट है असंतुष्ट है, इस बात का भान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को है, और वो जितना असंतुष्ट है उतनी ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नेताओं की इच्छा बलवती हो रही है सरकार में आने की, क्योंकि उसको मालूम है कि जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो 2003 के बराबर आज 20 साल बाद पार्टी के लिए उतना समर्पित नहीं है जितना 2003 में हुआ करता था, क्योंकि उसको पता है कि 20 साल के राज में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई और नौकरशाही हावी हो गई। अब जो अफसर ज्ञान देते हैं मंत्रियों को, वही ज्ञान माना जाता है कि ये फाइनल है। अब जमीन का जो ज्ञान है, तजुर्बा, वो कार्यकर्ताओं को, आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं के कांग्रेस के भीतर जो उत्साह है उसकी एक वजह भाजपा के कार्यकर्ताओं की मायूसी भी है? देखिए राघवेंद्र जी, किसी भी राजनीतिक दल की जब सत्ता लंबे समय चलती है, अगर हम पिछले 4 चुनाव पे 2003 से जब हम तुलना करते हैं तो बीजेपी का ग्राफ लगातार गिरा है। बहुत कम ऐसी सरकारें होती जिनका ग्राफ बढ़ता है, क्योंकि या तो आप बहुत आमूलचूल परिवर्तन कर दें, हर कोई खुश हो जाए, तो आपका ग्राफ बढ़ता है। बीजेपी की स्थिति भी वही है। 2003 के मुकाबले 2018 पर हम आते हैं तो सब चीजें साफ हो जाती हैं, सामने आ जाती हैं। एक चीज। दूसरा, हमें कांग्रेस की जो ताकत दिख रही है उसका एक बड़ा कारण, ठीक है, मैं कह सकते हैं लोग कि कमलनाथ का जनता से जुड़ाव नहीं है, लोगों से, कार्यकर्ताओं से बात नहीं करते हैं, लेकिन कमलनाथ की ताकत भी यही है, वो निर्विवाद नेता हैं। जब तक उनकी ये निर्विवाद वाली छवि बनी है तब तक लोगों का लगाव उनके प्रति है। संदीप जी, विवाद तो इतना तगड़ा हुआ कि सरकार चली गई। निर्विवाद की छवि तो सिंधिया नहीं कराया किसने जी? वो उसमें मूल भूमिका किसकी थी? वो उसको संभाल नहीं पाए। हमें देखना पड़ेगा राजनीतिक तौर पर। वो लीडर्स उसको संभाल नहीं पाए ना। तो निर्विवाद वाला मामला तो हमने जी, जब हम आप पे भरोसा कर लेंगे और भरोसा करने वाला आदमी गड़बड़ कर जाएगा तो ये तो स्थितियां बनेंगी सर। अगर उसी बात को आगे बढ़ा आज कप्तान को तालियां, तो वो जब सरकार गई तो गालियां भी कप्तान को मिलेगी, वो कप्तान को मिलेगी। लेकिन हम क्या कहते हैं कि पंगत और संगत हुई इसलिए सरकार आ गई जी। तो आप अभी फिर 2023 के चुनाव में जो हम देखेंगे, जब तक कमलनाथ का नेतृत्व सामने है राघवेंद्र जी, तब तक कांग्रेस एक है। ज्यों-ज्यों दीगर नेताओं की सक्रियता बढ़ेगी, कांग्रेस को कितना लाभ होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन गुट भी दिखने लगेंगे आपको मध्य प्रदेश में। ये भी एक खतरा है। आपको ये मान के चलना पड़ेगा, मध्य प्रदेश की राजनीति में गुट अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए। सिंधिया भले बाहर हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर के गुट खत्म नहीं हुए। और अगर नेताओं की सक्रियता बढ़ेगी तो गुटबाजी बढ़ेगी, उसका भी नुकसान। हालांकि विषय नहीं, लेकिन इसमें चूंकि गुट की बात आई है तो आज भी कमलनाथ कैंप के सज्जन सिंह जिस ढंग की बातचीत करते हैं सिंधिया को लेकर, तो ठीक है वो कांग्रेस के बाहर चले गए, लेकिन कांग्रेस के भीतर भी जब वो दिग्विजय सिंह कैंप पर बात करते हैं, दिग्विजय सिंह पर बात करते हैं, तो वो जो गुटबाजी है उसमें बहुत तलखी है, तीखापन है। तो मुझे लगता है कि गुटबाजी को कमलनाथ के तरफ से नियंत्रित नहीं किया गया तो वो गुटबाजी हमें इलेक्शन तक दिखेंगी, क्योंकि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की एकता कांग्रेस की मजबूती है। अगर कमलनाथ कैंप से या दिग्विजय कैंप से कोई आपस में गोलाबारी करेंगे तो फिर वो दिक्कतों में पड़ेंगे। मेरा ये कहना था इसमें। मैं सहमत हूं आपकी इस बात से, लेकिन क्या एकता दिख रही है हमें? ये हमें इसी को तो काबू में करने की जरूरत है दोनों पार्टियों में। दोनों पार्टियों में नहीं, मैं बीजेपी, मैं तो अभी कांग्रेस ही कर रहा था कि वो एकता दिखनी चाहिए जी। बीजेपी की तो समस्या बड़ी बन चुकी है। देखिए राघवेंद्र जी, आप ये मान के चलिए कि जो पीढ़ी परिवर्तन है बीजेपी के अंदर, उसका असर तो दिख रहा है बिल्कुल। अब वो फायदेमंद होगा, कितना नुकसानदायक होगा ये तो आने वाले समय बताएगा, लेकिन पीढ़ी परिवर्तन में आपके सामने खतरे भी होते हैं, चुनौतियां भी होती हैं और सफलता की संभावना भी होती है। तीनों चीजें रहती मुझे लगता है। बिल्कुल। जो आपने पीढ़ी परिवर्तन की बात की, मैं पूछूंगा देवदत्त जी,
पीढ़ी परिवर्तन का जो मामला है वो इतना अभी ताज़ा है कि उसके फायदे और नुकसान का आकलन करना कठिन होगा, लेकिन नगर निगम चुनाव के नतीजों ने बता दिया है कि पीढ़ी परिवर्तन से बीजेपी को लाभ कम हो रहा है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। और 2003 का हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, उस समय सुंदरलाल पटवा जैसे लीडर थे, कैलाश जोशी जैसे लीडर हुआ करते थे, तब विक्रम वर्मा भी थे, उस समय कृष्ण मुरारी मोगे जैसे लोग एक तरह से संगठन में फ्रंट लाइन में काम कर रहे थे। तो अब ये सब एक तरह से या तो दिवंगत हो गए या हाशिए पर चले गए। तो नई कमान जिनके हाथ में आई है वो उतने परिपक्व नहीं है, अभी तजुर्बे की कमी, और ये तजुर्बे की कमी भाजपा के लिए थोड़ा सा खटक रही है। आपकी राय इसमें? देखिए, जब होश और जोश का समन्वय होता है तभी एक दिशा तय हो पाती है। आप प्रयोग करें, राजनीति में प्रयोग चलते रहते हैं, लेकिन आपने समूचे जो सब घर के बदल डालने की तर्ज पे आपने युवा जिला अध्यक्ष बना दिए, तो उसके कारण जो टकराहट हुई जिलों में, उसी का तो नतीजा था कि वो जो नए लड़के बने उन्होंने बुजुर्गों को बैठकों में नहीं बुलाया, आमंत्रित नहीं किया, या खुद जाके पहले बैठ गए और किसी को वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाए। तो नगरीय निकाय चुनाव में उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 16 में से 7 नगर निगम भाजपा हार गई। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन अनुभवी है, कौन जनाधार वाला है, किसका कितना वो व्यापक क्षेत्र है। आप किसी एक क्राइटेरिया में राजनीति को नहीं बांध सकते, आप उम्र का, जाति का। मेरा देवदत्त जी बहुत संक्षेप में आपसे उत्तर चाहूंगा, सीधा सवाल कि डैमेज कंट्रोल जो पार्टी जितना अच्छा कर लेगी, चुनाव के नतीजे उतने अच्छे उसके पक्ष में दिखेंगे, क्योंकि डैमेज कंट्रोल तब होगा जब उनके पास लीडर उतने वजनदार होंगे, प्रभावी होंगे। 2-3 वाक्यों में आपकी राय? बिल्कुल यही होता है, जब भी चुनाव होता है तो अंत में कार्यकर्ताओं को मनाया थपाया जाता है, क्योंकि वो ही बूथ पे लड़ता है। और जिसके पास अच्छे समझदार नेता होंगे, जिनकी साख होगी पार्टी में, बुजुर्ग होंगे जो जानते हैं सबकी समस्याएं, वो यदि बात करेंगे और सही सहमति बना लेंगे तो बूथ जीत सकते हो। बिल्कुल, अभी तो दिक्कत होती है। पिछले चुनाव में सरताज सिंह जैसे लोग या जयंत मलिया के लोगों को आपने थोड़ा सा किनारे किया था तो उसके नतीजे मिले। आशीष जी, सीधी सी बात है कि कार्यकर्ताओं की महत्ता फिर से आएगी, लेकिन जब पार्टी लंबे समय तक सरकार में होती है तो फिर अधिकारी उनको बताते हैं कि कार्यकर्ताओं से कुछ काम नहीं होता। अगर आपकी पार्टी का परसेप्शन जनता के बीच में अच्छा है, जनता ये मानती कि आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है, तो कार्यकर्ताओं के बिना भी वोट डल सकते हैं। ये जब राय लीडरों में आ जाती है तो कार्यकर्ताओं की अपेक्षा होती है, फिर नतीजे उतने अच्छे नहीं आते जितनी लोग उम्मीद ला के बैठते। आपकी राय? बिल्कुल सही बात है। जब सरकार चलती है और वो ब्यूरोक्रेसी पे बहुत ज़्यादा आश्रित होने लगती है हर चीज़ पर, तो बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है, कॉर्डर भी नाराज होता है और ब्यूरोक्रेसी इस तरह से कोई फायदा पहुंचा नहीं पाती है। तो बीजेपी के साथ अभी जो समस्या है वो ये जोखिम है, वो इस तरह एक तलवार की धार पर चल रही है। नौकरशाही तो ऐसी है कि जो आलू की तरह हर चीज में सलाह दे देगी आपको। जी हाँ, जिंदगी भर उन्होंने नौकरशाही की, लेकिन वो सियासत में आपको बिल्कुल इतने नुस्खे बताएंगे कि सरकार जैसे वही बना देते हैं। सरकार जब बदलेगी, और हमने कई नौकरशाह को देखा जब वो इलेक्शन लड़ते हैं तो उनकी जमानतें जब्त हो जाती है। बिल्कुल है, वो इस तरह के प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। जब सरकार बदलती है तो वो अपना पिंड बदल लेते हैं। तो इसलिए जो है ये स्थितियां जो है बहुत बीजेपी के लिए बहुत अभी अच्छी नहीं लगती आंतरिक तौर पर। लेकिन ये भी देखा जा सकता है कि पिछले चुनाव में बीजेपी का परसेंटेज, अब जो वोट परसेंट था वो कांग्रेस से ज्यादा था। हालांकि बहुत मामूली अंतर था, 60-70 हजार वोटों का अंतर था, आधा से भी कम परसेंट ज्यादा बीजेपी को मिले थे, लेकिन सत्ता से वो बाहर रही थी। तो ये सारे जो गणित है बीजेपी को समझना होंगे। बिल्कुल कुल मिलाकर इसमें जादूगरी की जरूरत है। भाजपा के पक्ष में यह कि उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा नाम है, दूसरा उनके पक्ष में यह कि मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान जो जगत मामा है, और संगठन का उनके पास जो पड़ला भारी है। ये 3 चीजें भाजपा को थोड़ा सा मजबूत बनाती है। लेकिन कांग्रेस के भीतर कमलनाथ का नेतृत्व और संगठन के मामले में भाजपा को टक्कर देने वाले दिग्विजय सिंह है, और ऐसे में उनके पास 2 लीडर है, इसलिए बहुत सारे ग्रुप नहीं होंगे, गुटबाजी नहीं होगी। भाजपा के भीतर नौकरशाही हावी है और कार्यकर्ता उपेक्षित है। तो ये चुनाव चिंता का सबब सबके लिए है, बीजेपी के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी। देखते हैं कि किसकी जादूगरी काम आती है। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। संदीप जी आपका भी, आशीष जी आपका भी, और देवदत्त जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो आप बंधे रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।